आप जय श्री राम के नारे लगा रही हैं जी। एक मुस्लिम समाज से होते हुए, ये इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। मुस्लिम जय श्री राम कहते हैं और कहना चाह रहा है सारा देश का मुसलमान भी। फतवा भी जारी हो सकता है आपके खिलाफ? नहीं, इन फतवेबाजों से ना मैं कभी डरी थी ना कभी डरती हूँ। राम मंदिर के लिए तो देखिए मेरा रोम रोम किस तरह से खिल गया है कि 500 साल हिंदू भाई राम मंदिर नहीं ले पाते। मुस्लिमों किस को तरह का माहौल देख रहे हैं आप चुनाव में, आप जैसे घूमे? सामने मुझे लगता है कोई है ही नहीं। मुझे लग रहा था कि सामने कोई और प्रत्याशी ही नहीं है, ना किसी का बैनर ना किसी का पोस्टर। जिधर से आप निकल रहे हैं, जिधर से आप गुजर रहे हैं, जय श्री राम हो रहा है, जय नरेंद्र मोदी जी हो रहा है। तो मुसलमानों का किस तरह का रुख है? देखिए, मुसलमान तो बीजेपी को वोट करना चाहता है, दबा दबा के छुप कर, लेकिन करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार तो प्रधानमंत्री कोई ऐसा आया जिसने पूछा मुस्लिम बहनें क्या भारत में रहती हो आप? चुनाव में क्या रुख है मुस्लिम में? आप जैसे मुस्लिम महिलाएं तो मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि भाजपा की तरफ उनका रुझान है। जो भी भारतीय जनता पार्टी जिसके 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या जाए, इस तरह तो बस विपक्ष कर रहा है कि संविधान हम खत्म क्या कर कर दिया है। सकते हैं? कैसे खत्म हो जाएगा? आपने काम क्यों नहीं किया ऐसे? 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी को कोसना है आपको, 24 घंटे अंबानी अडानी, मोदी जी अंबानी अडानी। जनता को समझ ही नहीं आता कि ये चंगू मंगू नेता ने कहा क्या है। फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ऐसी कौन सी मांग होगी जो आप हमारे माध्यम से जो मुस्लिम बहनों के लिए मैं चाहूंगी कि शिक्षा मुफ्त कर दी जाए बिल्कुल पूरे देश में। अगर मुस्लिम्स के लिए ही कहेंगे तो हलाला और ये बहु विवाह वाले पर हमारा काम चल ही रहा है। माननीय न्यायालय जरूर हमें न्याय देगा इस पर भी, और जल्दी से उन मुल्लाओं की दुकानें बंद होंगी। आपने पूरे इंटरव्यू में चंगू मंगू के नाम से वो कौन है? जब चंगू मंगू है विपक्षी नेता, चंगू मंगू है राहुल भाई, अखिलेश भैया, ममता दीदी और तेजस्वी भैया, ये सब चंगू मंगू का गैंग है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे पर आज हम आपको उस शख्सियत से मिलाएंगे जो एक किसी भी तरह के परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं शबनम खान जी, जो दिल्ली से अयोध्या तक भगवान राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा कर चुके हैं और आज सहारनपुर में हैं। सहारनपुर और कैराना लोकसभा सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार में ये सहारनपुर पहुंची हुई हैं। बात करते हैं सीधे, क्या कुछ इनका आज का दिनचर्या रही है, क्या कुछ कार्य रहा है, कितना इन्होंने भाग दौड़ की है। शबनम जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपको और आपके सारे व्यूवर्स को जय श्री राम। आप सबसे पहले ये बताइए कि जो आप जय श्री राम के नारे लगा रही हैं जी। एक मुस्लिम समाज से होते हुए, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या कुछ नहीं, आप कोई इसको प्रतिक्रिया तो ऐसे नहीं आएंगी? आप इसको ऐसे हवा मत बनाया करिए कि मुस्लिम ने जय श्री राम कह दिया। मुस्लिम जय श्री राम कहते हैं और कहना चाह रहा है सारा देश का मुसलमान जय श्री राम। वो थोड़े जो कट्टरपंथी मुल्ला हैं हमारे यहाँ, शायद वो कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं मुसलमानों को जय श्री राम कहने के लिए। फतवा भी जारी हो सकता है आपके खिलाफ? नहीं, इन फतवेबाजों से ना मैं कभी डरी थी ना कभी डरती हूँ, बल्कि ये फतवेबाजों पर फतवा दे देकर हमने उनके फतवे पर रोक लगा दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। अब हम सवाल करते हैं, राजनीति सवाल, जी। जो जिसके लिए आप सहारनपुर में आई हैं। क्या कुछ आज सहारनपुर में आप लोगों ने कर? कुछ जाट बहुल क्षेत्र में भी गए, जहाँ पर मैंने देखा कि राघव लखनपाल जी के लिए लोगों में जो उत्साह था, जो वो काम कर चुके हैं, जो उनके पिताजी काम कर चुके हैं। देखिए, लोगों ने मुझे बताया कि इतने अच्छे व्यक्ति हैं वो, और पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं और स्मार्ट भी हैं। स्मार्ट मीन्स काम करने में स्मार्ट। चेहरा तो आदमी 2 मिनट देखता है, लेकिन काम तो सारी ज़िंदगी देखा जाता है। तो राघव लखनपाल जी के लिए जिस तरह से पब्लिक में जोश था, मुझे लगता है वो भारी बहुमत से जीतेंगे। कैराना में भी आप गए? जी, कैराना में भी मैं गई थी, और वहाँ के कैंडिडेट के लिए भी जो बीजेपी से हैं, उनके लिए मैंने वोट भी मांगी। बल्कि मैंने जनता की तरफ से कैंडिडेट को आश्वस्त कर दिया कि आप भारी बहुमत से विजयी होंगे, क्योंकि जनता में जो उत्साह देख रही हूँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आप और हम देखते ही हैं। 2014 से किस तरीके से भारत में बदलाव आया, ये हमने देखा अपनी आंखों से। 2014 से पहले मैं अगर मुस्लिम महिलाओं की भी बात करूं, क्या कभी मुस्लिम महिलाओं का कोई नाम भी लेता था? क्या कभी हमने मुस्लिम महिलाओं के बारे में बात भी सुनी थी? कभी कभी एक गुड़िया का प्रकरण हुआ था उत्तर प्रदेश में, अगर आपको याद हो, कि वो पति चला गया, फिर देवर के साथ शादी कर दी। आपको अगर याद हो वो वाला केस, इमराना केस। तो हाँ, उसको गुड़िया उसका नाम निकनेम गुड़िया था। दिया गया है। मैं बोल रही हूँ कि
कितना बड़ा बदलाव चाहते हैं हम एक प्रधानमंत्री से। 370 35 से राम मंदिर के लिए तो देखिए मेरा रोम रोम किस तरह से खिल गया है कि 500 साल हिंदू भाई राम मंदिर नहीं ले पाते। भारत के हिंदू भाई, भारत में रहने वाले, तो किस किस चीज में तारीफ करूं अपने प्रधानमंत्री की। मुस्लिमों किस को तरह का माहौल देख रहे हैं यहाँ चुनाव में आप जैसे घूम रहे हैं? सामने मुझे लगता है कोई है ही नहीं मुझे लग रहा था कि सामने कोई और प्रत्याशी ही नहीं है, ना किसी का बैनर, ना किसी का पोस्टर। जिधर से आप निकल रहे हैं, जिधर से आप गुजर रहे हैं, जय श्री राम हो रहा है, जय नरेंद्र मोदी जी हो रहा है, जय राघव लखनपाल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हो रहा है। बाकी सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं दिख रहा है। मुसलमानों का किस तरह का रुख देख रहे हैं? देखिए, मुसलमान तो बीजेपी को वोट करना चाहता है, दबा दबा के छुप कर, लेकिन करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार तो प्रधानमंत्री कोई ऐसा आया जिसने पूछा है, मुस्लिम बहनें क्या भारत में रहती हो आप? आपका कोई अधिकार है, आपका कोई वजूद है, आपका अस्तित्व है भारत में? पहली बार तो मुस्लिम बहनों को पता चला है, हाँ हमारा अस्तित्व है, हम वोट अपनी मर्जी से दे सकती हैं, हम जिंदा हैं भाई। हमसे तो कुछ पूछ लीजिए, 3 तलाक के नाम पर कितना शोषण हुआ है मुस्लिम बहनों का, हलाला के नाम पर कितना शोषण हुआ है मुस्लिम बहनों का। कौन उबार रहा है हमें? मैं तो आपके माध्यम से बल्कि मुसलमानों को संदेश दे रही हूँ, किसी चंगू मंगू नेता के चक्कर में मत आइए, बदलिए अपने विचार। देखिए, एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते हैं कि कुरान लीजिए, किताब लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, आइए देश की मुख्य धारा से जुड़िए। और एक तरफ चंगू मंगू नेता कहते हैं सिर्फ हमें वोट दीजिए और सारी जिंदगी पंचरबाज बने रहिए, पत्थरबाज बने रहिए। आपसे सारी जिंदगी ये काम करवाते रहेंगे हम, आपको शिक्षा की तरफ नहीं जाने देंगे हम। आज मुस्लिम बहनें शिक्षा की तरफ जा रही हैं, आईएएस आईपीएस बनने की तरफ जा रही हैं, तो क्या श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया जाना चाहिए? चुनाव में क्या रुख है मुस्लिम महिलाओं का? आप जैसे मुस्लिम महिलाएं तो देखिए। मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं देख रही हूँ कि भाजपा की तरफ उनका रुझान है। वोट कितनी पड़ती है ये तो मुस्लिम बहनें ही जान पाएंगी, लेकिन जिस तरह से बहनों ने जितनी मैंने बात की, मुझे लगता है मुसलमान काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। तो कहाँ तक आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 400 पार का नारा दिया हुआ है, मैं तो बोल रही हूँ उसको सारी सीटें ही भारतीय जनता पार्टी की आ जाएं। इस तरह तो विपक्ष कह रहा है कि संविधान हम खतरे में क्या पड़ कर जाएगा। सकते हैं? कैसे खत्म हो जाएगा? आपने काम क्यों नहीं किया ऐसे? अगर कोई आपको सीट नहीं जिता रहा है तो संविधान कैसे खत्म हो रहा है? आप अपनी कमियां ढूंढेंगे, आपको अपनी खामियां ढूंढनी चाहिए। हमने ऐसा क्या कर दिया है जनता हमसे नाराज हो गई है? हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो जनता हमें वोट देने नहीं जा रही है? आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा ना। 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी को कोसना है आपको, 24 घंटे अंबानी अडानी, मोदी जी अंबानी अडानी। क्या है आप? हमें क्या परोसेंगे अगर हम आपको सत्ता दें? आप हमें वो तो बताते ही नहीं है। और जो बताते हैं उसमें इतना मतलब गोलमाल होता है कि जनता को समझ ही नहीं आता कि ये चंगू मंगू नेता ने कहा क्या है। सीए लागू हो गया है जी अब, एनआरसी की जी तैयारी है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान नहीं नहीं इस नहीं, बात से भी मैंने डरा हुआ है। पहले से कहा है, मैं सीए जब से आया है तब से मुस्लिम भाइयों को स्पेशली समझा रही हूँ, सीए से मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं है। आप क्यों घबराते हैं सीए से? नरेंद्र मोदी जी कुछ लेकर आएंगे तो ये चंगू मंगू नेता डराते हैं कि देखिए तो मुसलमानों के खिलाफ आएगा, जबकि सीए है जो हिंदू भाई दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, जहां वो अल्पसंख्यक हैं, वहां उन्हें कोई परेशानी है तो भारत उन्हें नागरिकता प्रदान करेगा। वो भी नए लेकर नहीं आ रहे हैं, जो भारत में ऑलरेडी कुछ सालों से रह रहे उन हिंदू भाइयों को नागरिकता दी जाएगी। इतना इजी है। क्यों विपक्षी इसको घुमाते हैं? क्यों विपक्षी डराते हैं? क्यों विपक्षी शाहीन बाग बनवा देते हैं इस पर? तो अपनी बगले झांकिए थोड़ी जनाब। आपके कर्म आपको वोट नहीं लेने दे रहे हैं। आपके कर्म, आप श्री राम मंदिर की चाबी जेब में लेकर घूमते रहे इतने साल, ताला खोला बंद किया, ताला खोला बंद किया, आपने वहां पर हिंदुओं को पूजा नहीं करने दी। फिर आप कहते हैं कि राम मंदिर का मोदी जी को श्रेय मिल रहा है। अरे भाई, जो प्रधानमंत्री हमारे लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा श्रेय तो उनको भी जाता है। माना सम्मानित कोर्ट ने दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे हाथों तक तो पहुंचाई है चाबी। तो राहुल गांधी भी लगातार जनता के बीच में मुस्लिमों को भी रिझाने की बात कर रहे हैं। आज ही सहारनपुर में ही एक तरफ आप रोड शो कर रही थी, अच्छा और मुझे तरफ एक चीज बताइए। प्रियंका गांधी रोड शो अच्छा कर रही मुझे थी। प्रियंका दी से मैं पूछ रही हूँ, प्रियंका दी उस जगह जाती हैं, स्कूटी पे भी बैठ के जाती हैं, जहां विक्टिम एक स्पेशल कम्युनिटी से आता है। यानी हिंदू भाइयों से आपका कोई लेना देना नहीं है। यानी हिंदू को खरोंच आएगी, चोट आएगी, आप उसको मरहम लगाने नहीं जाएंगी।
सिर्फ मुसलमानों की सारी जिंदगी आपने राजनीतिक रोटियां सेकी। मुसलमानों को क्या दिया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दी है आपने। आपके मेरे समय में आई है क्या? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट? कांग्रेस के राज में आई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी आपने अपलिफ्ट करने की कोई कोशिश नहीं की मुस्लिम को। फिर आप मुस्लिमों के हितैषी बनते हैं। तो मैं मुस्लिम होने के नाते सवाल तो पूछूंगी ना जी, कि जी। इतने साल में आपने मुसलमानों को दिया क्या? पत्थरबाज, पंचरबाज क्या बनाया? 10 बच्चे पैदा कर लीजिए, 4 शादियां कर लीजिए। इस चक्कर में उलझा के ही इसलिए रखा है ताकि मुस्लिम कहीं पढ़ लिख कर देश की मुख्य धारा में ना आ जाए। 2014 के बाद 10 साल में भारत को कितना बदलाव देख रहे हैं, कितना परिवर्तन मुसलमानों में देख रहे हैं? 2014 के बाद ऐसा कह दो कि देश आजाद हुआ है तो चंगू मंगू नाराज हो जाते हैं। देश आजाद होने की वो वाली बात नहीं कहते। हम कहते हैं कि जो लोग, जो चीजों से हम प्रताड़ित थे, आप बताइए बाबरी मस्जिद के नाम पर हमेशा हमारे को तंग किया कि नहीं किया? 6 दिसंबर आते ही कर्फ्यू लगाया कि नहीं लगाया? 6 दिसंबर आते ही हमें डराते थे, कर्फ्यू लगा दो। अरे वो हिंदू मंदिर बन गया, मुसलमान भी खुश हैं, हिंदू भाई भी खुश हैं। हिंदू भाइयों ने ना मुसलमानों को कुछ कहा, ना मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को कुछ कहा, सब खुश हैं। यानी बीच में खाई पाटने वाला कौन था? नरेंद्र मोदी जी। और बीच में खाई डालने वाले कौन थे? कांग्रेसी लीडर्स। तो हम अगर सवाल पूछ लें तो कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का होना गुनाह है और कांग्रेस को सारी जिंदगी राज कराते रहे तो बहुत अच्छे थे। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मुसलमान जागरूक होके कभी तो सवाल करेगा। दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस जी। गठबंधन में है, यूपी में सपा के साथ गठबंधन में है, जी और अगर हम बंगाल की बात करें और टीएमसी के साथ गठबंधन में है। जी। तमाम प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो गठबंधन चल रहा है, तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या गठबंधन कहीं ना देखिए, कहीं अपना असर तो मैं लग ही तो रहा इसे होगा? ठगबंधन की तरह देखती हूँ। बिकॉज हर कोई सत्ता पाना चाहता है। वहां पर जनता के लिए कुछ नहीं है मसौदा। हम आपके लिए आ रहे हैं ये मकसद नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी को कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि वो वाला प्राइम मिनिस्टर जहां पर सरकारी अधिकारी सुबह 9 बजे जाके अंगूठा लगाता है, तब कहीं जाकर वो अपने ऑफिस में बैठता है। पहले क्या सरकारी बाबू को आप याद कर लीजिए, 11-12 बजे पहुंचे और जनता को दुत्कारा करते थे। आज किसी ऑफिसर की हिम्मत है? आज और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, मैं 700 किलोमीटर की यात्रा की, एक अपराधी नहीं दिखाई दिया है मुझे। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी क्या मैं क्या 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 वजह है ऐसी जो आज अपराधी बने? योगी बाबा, योगी जी का यानी कि देखिए। बुलडोजर का खतरा नहीं, लगातार। सरकार का खौफ, प्रशासन का खौफ अपराधियों में हमेशा होना चाहिए। मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूं, मैं फिर भी बोलती हूँ कि अगर प्रशासन का खौफ ही नहीं है अपराधियों में, तो फिर क्या फायदा है प्रशासन का और शासन का? आज अपराधी की हवा टाइट है कि अगर मैंने कुछ किया तो फिर प्रशासन डंडा और बंदूक दोनों लेकर तैयार खड़ा है। वो जो मैंने 700 किलोमीटर यात्रा करी, निर्भीक होकर, निडरता के साथ, प्रभु श्री राम की चमत्कारों से परिपूर्ण यात्रा, मैं कह रही हूँ कि मुझे डर ही नहीं लगता था। सुबह 5 बजे इतना कोहरा होता था और मैं निडरता के साथ निकल जाती थी। तो ये किसकी ताकत थी? ये शासन और प्रशासन की ताकत थी। तो क्या ऐसा किस ही तरह का शासन प्रशासन। चुनावी माहौल कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं जितना देख रही हूँ, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे आप हिंदू से बात करिए, मुस्लिम से बात करिए या अन्य किसी जाति से बात करिए, हर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है सुरक्षित रहेंगे तभी तो कुछ और कर पाएंगे। तो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और सुरक्षित पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत सुरक्षित है। सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरह से उसको सजा संवार रहे हैं, योगी बाबा अपनी तरह से सजा संवार रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ आपके माध्यम से, मैं जनता को कह रही हूँ, खासकर मुस्लिम बहन भाइयों को कह रही हूँ, बाहर निकलिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। बदल के दिखाइए कि मुसलमान किसी का पिट्ठू नहीं है। मुसलमान सारी जिंदगी आपको वोट दे देकर, आपको मलाईदार कुर्सियों पर बिठाकर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लेगा। अब तो अपने अधिकार मांगेगा। तो जिस तरह से आप सहारनपुर में भी देख रहे हैं, इमरान मसूद यहाँ पर मुस्लिम जी। बड़ा चेहरा माने जाते हैं, तो किस तरह से देखते हैं इमरान मसूद की बयानबाजियों को लेकर? नहीं, इमरान मसूद जी ने तो अपनी छवि खुद ही खराब की है। मैं आपको क्या बताऊं, अभी आपने अखिलेश भैया के यहाँ से गेट आउट होते देखा, किस तरह से अपमानित करके निकाले गए। फिर इधर उधर इधर उधर। चलिए, लड़ना चाहिए सबको, लड़ना उनका अधिकार है, अच्छी बात है, और वर्चस्व था उनका, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पर अब नहीं है। अब क्योंकि मुस्लिम भी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये लोग हमारी वोट का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। बाद में मुसलमानों को क्या मिलता है? मुसलमानों को दिया क्या? चलिए इमरान मसूद जी से डिबेट करा लीजिए मेरी, मैं पूछ लूं जरा, चंद 4 चीजें बताइए मुसलमानों को आपने क्या प्रोवाइड करी इतने साल में। उनका पूरा खानदान लंबा किस्सा रहा है,
बताइए क्या दिया मुसलमानों को? और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे भी आप कांग्रेस से नहीं लड़े जाकर कि कैसे आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट? आप तो सारे कांग्रेस के हितैषी पार्टियां, सपा मुसलमान के हितैषी, कांग्रेस मुसलमान के हितैषी, दीदी मुसलमान के हितैषी, सारी पार्टियां मुसलमान के हितैषी हैं। और मुसलमान कहाँ हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि दलितों से भी पिछड़े हैं आप। तो सवाल तो बनता है ना कि आपने दिया क्या फिर हमें? आपने कहा कि 10 बच्चे पैदा करिए ताकि आपकी सोच ऊंची ना हो पाए, आपकी बीवी बहन बेटी कहीं जाके आईएएस आईपीएस ना बन जाए, कहीं वो कुछ और पंख लेकर उड़ने ना लग जाए। तो आपने तो पर कतरने का काम किया मुस्लिम बहनों का भी। तो आज थोड़ा जागरूक हो रहे हैं तो आपसे सवाल कर रहे हैं। तो आपने पूरे इंटरव्यू में चंगू मंगू के नाम से जी। कुछ लोग से वो कौन है जब दर्शकों को चंगू मंगू है विपक्षी नेता, चंगू मंगू हैं राहुल भाई, अखिलेश भैया, ममता दीदी और तेजस्वी भैया, ये सब चंगू मंगू का गैंग है। और वहां पर हमारे लिए कुछ नहीं है, ये मैं जनता को अवेयर कर रही हूँ। हमारे लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री कौन बनेगा के लिए विजन है। जब लड़ाई होगी, कि अभी भी लड़ ही रहे हैं वो, कि तुम बनोगे नहीं मैं बनूंगा। अरे सत्ता तक तो आप जा नहीं रहे हैं, लड़ तो बाद में लीजिएगा, पहले इलेक्शन तो लड़ लीजिए। तो अभी भी उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि सत्ता की मलाई किसी तरह से हमारे हाथ आ जाए, और वो जो भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी किस उस पर गई थी आप बताइए मुझे? आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर। तो आप भ्रष्टाचार का जवाब नहीं देंगे और उल्टा नया भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता हमें सौंप दो, या हम ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री को देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाते हैं ना खाने देते हैं, भ्रष्टाचारियों पे ताले लग गए हैं। उन जो सो कॉल्ड मुल्ला जो हमें रिप्रेजेंट किया करते थे, जो हमें तलाक हलाला इन सब चीजों में फंसा के रखते थे, जो बहन बेटियों को कभी पढ़ाई की तरफ नहीं लेके जाने की बात किया करते थे। पहली बार तो कोर्ट ने किसी से, प्रधानमंत्री से पूछा, किसी सरकार से, आप मुस्लिम बहन बेटियों के साथ खड़े हैं? कोई तो सीना चौड़ा करके आया प्रधानमंत्री जिसने कहा हाँ मैं मुस्लिम बहन बेटियों के साथ खड़ा हूं। मैं उस पर गर्व भी महसूस ना करूं? अगर मैं ऐसे प्रधानमंत्री पर गौरवान्वित महसूस करती हूँ तो फिर आप कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे भाई, सारे के सारे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें सिर्फ ये बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बताते हैं, क्योंकि वो हमें पैर की जूती नहीं बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीने से लगाते हैं बहन बेटी की तरह। आइए सब साथ चलिए। गरीब अमीर से भी दूरी बनाने की जो कोशिश रहती थी, ये अमीर है ये गरीब है, प्रधानमंत्री जी उसकी भी दूरी पाटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई गरीब अमीर नहीं है। अगर इस बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ जाती जी। है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ऐसी कौन सी मांग होगी जो आप हमारे माध्यम से जो मुस्लिम बहनों के लिए कुछ मैं फायदा हो? चाहूंगी कि शिक्षा मुफ्त कर दी जाए बिल्कुल पूरे देश में, ताकि मेरी जो ना सिर्फ मुस्लिम बेटी बेटी सब एक जैसी होती हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। नहीं, जैसे 3 तलाक खत्म हुआ, ऐसे ही कोई ऐसी मांग अगर अगर मुस्लिम्स के लिए ही कहेंगे तो हलाला और ये बहु विवाह वाले पर हमारा काम चल ही रहा है। माननीय न्यायालय जरूर हमें न्याय देगा इस पर भी, और जल्दी से उन मुल्लाओं की दुकानें बंद होंगी जिन्होंने हमेशा मुसलमान बहनों को इसी में फंसा कर रखा। 3 तलाक तो हम बंद करवा ही चुके हैं। कई देशों में जैसे बुर्का भी बैन हो गया, क्या बुर्के? देखिए, बुर्का, मैं बोलती हूँ हिजाब बैन नहीं है भारत में। आप अगर क्लास में लगाकर बैठूंगा की जिद करेंगे तो गलत है। हिजाब लगाना बैन नहीं है, पूरे भारत में लड़कियां हिजाब लगा के घूमती हैं। आप बताइए, कभी आपने किसी को देखा है मना करते हुए कि आप यहाँ हिजाब नहीं लगा सकती हैं, आप यहाँ कोई और ड्रेस नहीं पहन कर आ सकती हैं? मेरी इच्छा है जीन्स पहनने की, मैं जीन्स पहनती हूँ। किसी बेटी की इच्छा है हिजाब लगाने की, वो हिजाब लगाती है। बैन नहीं है, लेकिन स्कूल के रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। आप जर्नलिस्ट हैं, आपके ऑफिस में जिस तरीके का ड्रेस कोड होगा तो आप वो ड्रेस डाल के जाएंगे। आप कुछ भी पहनकर आ सकते हैं, होता तो आप कुछ भी पहनकर जा सकते थे। रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्कूल के रूल्स तो follow मुस्लिम करने बहनों और पड़ेंगे। मुस्लिम समाज के लिए चुनाव को लेकर क्या मैसेज देंगे? मेरा सिर्फ एक मैसेज है, ऐसा प्रधानमंत्री फिर नहीं मिलेंगे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि कमल के फूल पर आप वोट डालिए, दिल खोल कर डालिए, बिंदास डालिए, बिना डरे डालिए। ना आपको किसी मुल्ला से डरने की जरूरत है, ना किसी चंगू मंगू से डरने की जरूरत है। और मैं मुस्लिमों को एक बड़ा मैसेज दे रही हूँ, निर्भीक रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, डरिए मत उनसे। बिंदास होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम बहुत जी आपका। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शबनम खान जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनने जा रही है।
जिस तरह से ये लगातार जनता के बीच में जा रही है, मुस्लिम समाज के बीच में भी जा रही है, तो मुस्लिम समुदाय के लिए भी एक मैसेज छोड़ा है कि वो दिल खोलकर कमल के फूल का बटन दबाएं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।